वेलकम बैक। अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जैसे ही IMF बोर्ड मंजूरी देगा $1 अरब मिल जाएंगे। कुछ दिन कबल IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा किया गया। हमने IMF के तमाम बेंचमार्क्स पूरे किए। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमें इसकी जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि महंगाई में कमी के समारात अवाम तक पहुंचे। एशियाई जरूरियात की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निजाम बना रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका और मुआशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि तरसीलात को $36 अरब तक ले जाएंगे। मुल्क में सरमायाकारी का फरोग जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर का मुआशत में अहम किरदार है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। IMF हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन मनसूबा बंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। IMF का ये वफ़द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने बयान में नवाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीब तबके और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवाम के रिलीफ की हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में निहत्त फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा के निहत्त फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा किया। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था, सहूनी जुल्म जबर की शिकार निहत्त फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आ गई। एक अहम कदम उठाया जा रहा है। इस हवाले से ढाका में एक सियासी मुशावरत का इजलास होने का इम्कान है। ये इजलास कितने साल बाद मुनक्किद किया जा रहा है, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरती इजलास 17 अप्रैल को बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद होने का इम्कान है। ये इजलास 13 साल बाद हो रहा है, क्योंकि आखिरी सियासी मुशावरती इजलास 2012 में हुआ था। इस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच शिरकत करेंगी, जबकि इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को इदारा जाती ट्रैक पर लाने की तजवीज भी गौर आएगी। इसके अलावा इजलास में मुश्तरका वज़ारती कमीशन की बहाली पर भी बातचीत की जाएगी। सियासी मुशावरती इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 22 से 24 अप्रैल तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इस दौरे में दोनों ममालिक के माबैन मजीद इक्तसादी और सियासी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस इजलास और दौरे की मुतवक्की पेशरफ्त से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। गेंद घूमी ना ही बल्ला चला। T20 के बाद वनडे सीरीज में हाथ से चली गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरे आखिरी वनडे मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के जवाब में 221 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 33, उस्मान खान 12 रन बनाकर आउट। बारिश के बाइस मैच को 42 ओवर्स तक महदूद किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 42 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हमारे लिए ये सीरीज मुश्किल थी। माउंट मुनकाली में नई तीसरे वनडे में शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मुस्बत चीज ये हुई कि बाबर आजम ने सीरीज में रन्स किए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि न्यूजीलैंड को तमाम क्रेडिट दूंगा, वो हर शोबे में हमसे अच्छा खेले। न्यूजीलैंड ने एशियन कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया था, इस सीरीज में भी अच्छी क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा कि PSL होने जा रही है, उम्मीद है खिलाड़ी उम्दा परफॉर्म करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे आखिरी वनडे में कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान रनिंग करते हुए चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। इमामुल हक को फील्डर की थ्रो की हुई बॉल हेलमेट के ग्रिल से होती हुई चेहरे पर जा लगी। गेंद चेहरे पर लगने के बायस इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। टीम मैनेजमेंट का कहना था कि गेंद इमामुल हक के जबड़े पर लगी। इमामुल हक कनेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके। इसी हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा सीरीज के आखिरी मैच में ग्राउंड में अचानक लाइट्स बंद हो गई। लाइट जाते ही ग्राउंड अंधेरे में डूब गया, लेकिन चंद लम्हों बाद लाइट्स दोबारा बहाल कर दी गई। लाइट्स की बहाली के बाद मैच दोबारा शुरू होने की इजाजत दे दी गई। ग्राउंड में मैच के दौरान लाइट्स बंद होने का वाकया पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हो चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था अब पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा जिनके IPPs और बिजली कंपनियों से मफदात जुड़े थे वो अब अवामी रिलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वहाँ करप्शन के किस्से ज़बान ज़दियाम है। गड्डापुर की जानिब से पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। सूबाई वज़ीर ने पानी की तकसीम के मसले पर सियासत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो को जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। इन्हें बैठकर वफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन ने कहा कि पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा के बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपने आइन पढ़ा है? क्या आपको आइन पढ़ना आता है? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शजीर मेमन ने कहा कि आइन में कहां लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी सूरत के राज मंसूबे को बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ लोग और उनकी मईशत के मसले को आप सियासत कह रही हैं। मैं समझता हूं कि कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मैडम आप आइन पढ़कर दें और आप कोई विफाक से मसला है तो घर पर हल करें। शजीर मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज वाज़ेह पैगाम में कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क के मसाइल, खुशहाली और सलामती की बात की है। उन्होंने कहा कि चारों सूबों को मिलकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि शहबाज हुकूमत के साथ नहीं अवाम के साथ है। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर चोलिस्तान कैनाल मंसूबे की मुखालफत की है। 18 अप्रैल को तमाम इशूज पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। शजीर मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी कैनालों पर सियासत नहीं कर रही, हम उसूलों पर सौदा नहीं कर रहे। आपको सियासत समझते हैं और ये जीने मरने का मसला है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल इंतजामी का बताना है सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है, ताहम उनसे मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। सदर के अहल खाना को इलाज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। अहल खाना आसिफ जरदारी डॉक्टर से राब्ते में है। 1 अप्रैल को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने के बाद इन्हें नवाबशह से कराची मुंतकिल करके निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि अफसोस है कि सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सदर मुमलिकत के टेस्ट हुए जिनसे पता चला कि उनको कोरोना हो चुका है। उनकी तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। ये कहना कि सदर को कोरोना नहीं हुआ बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है। कोरोना की शिद्दत अब वैसी नहीं है, जबकि सदर के अहले खाना को मुकम्मल आगाही फराम की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि मुखालफीन बीमारी को सियासत से जोड़ देते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, सदर मुमलिकत बिल्कुल फिट हैं। 1 या 2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में नई सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जिसके लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर की गई।
प्रोजेक्ट्स के तहत नौशहरा, वर्का, बोरेवाला, कबीरवाला, सांगला, जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक, मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला किया गया। वजीर आला ने जिला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत कर दी और सहूलत बाजारों के क़याम का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से सहूलत बाजारों में बिजली की लागत में 70% तक कमी आएगी। बिजली की लागत में कमी का फायदा नर्ख में कमी करके आवाम तक पहुंचाया जाएगा। और कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां ट्रेलर की और गाड़ी की टक्कर के बाद खातून ने ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा और पुलिस के पीछे छुप गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने खातून और ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम का कहना है कि एक ही FIR में दोनों को नामजद किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर और खातून दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान जब ट्रेलर के आगे निकलने की कोशिश की गई तो गाड़ी को टक्कर लग गई। पुलिस ऑफिसर ASI शब्बीर ने कहा कि खातून ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने यह भी बताया कि खातून अलीशा मीर के पास असलहा रखने का लाइसेंस था, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में डंपर तले कुछ ले गए अफराद के बुरसा को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलवा लिया और उन्हें प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नजर अब्बास के घर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये 3 मासूम बच्चियों का कैसे गुजारा करेगा। इसका अपना घर नहीं, ये अपने भाई के घर के छोटे से कमरे में 3 बच्चियों के साथ रहता है। मैं यहाँ आया और नजर अब्बास को 80 गज का प्लॉट स्मार्ट सिटी से लेकर दिया। गवर्नर सिंध ने 3 बच्चियों की अगले 12 साल तक की तालीम की जिम्मेदारी संभालने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दिलवाई जाएगी। कामरान टिसोरी ने कहा, ये लावारिस शहर नहीं है, हमारे पास इस शहर में इख्तिदार नहीं है। इसके बावजूद एक भाई दूसरे भाई के घर पर चलकर आया है। 3 महीने से कोई भी शख्स जो इख्तिदार में है उनके पास चलकर नहीं आया। वफाकी हुकूमत ने लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में 5 एहतसाब अदालतों को ख़त्म कर दिया। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतें ख़त्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ख़त्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खुसूसी अदालतों में ज़म कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि एहतसाब अदालत नंबर 5-1 लाहौर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल मुल्तान में तब्दील कर दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 3 लाहौर को खुसूसी अदालत बराए कस्टम टैक्सेशन मुल्तान में तब्दील किया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 4 लाहौर को खुसूसी अदालत बराए कस्टम टैक्सेशन 2 लाहौर में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 7 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शकील अब्बास शामिल हैं। बेंच 3 जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और शाहिद वहीद, जबकि बेंच 4 जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल है। बेंच 5 जस्टिस मुशर्रफ हिलाली और जस्टिस शकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल है। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगा। 5 रुकनी आईनी बेंच टैक्स मुकदमात की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई चलाओ घेराव के मुकदमात में जमानतों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से जमानतें दरखास्त दायर की गई। जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान चलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की गई हैं। कराची के इलाके शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत के केस में पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसर से मुलजिम के रिमांड के बारे में सवालात किए। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम को 8 दिन का रिमांड मिल चुका। अदालत ने इससे सवाल किया कि मुलजिम की उम्र के तयन की रिपोर्ट कहाँ है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया वो उम्र के तयन के लिए मुलजिम को अस्पताल ले गए थे, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से रिपोर्ट नहीं मिल सकी। अदालत ने मजीद सवाल किया। इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा अभी तक इब्तिदाई रिपोर्ट नहीं मिली। तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया गाड़ी का मालिक अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। शरीक मुलजिम के घर पर ताला लगा हुआ है। मुकदमे के दौरान मुद्दई मुकदमा और मुलजिम के वकला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अदालत ने मुलजिम अनीक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट और चलान तलब।
वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि शहर में खुलेआम हैवी ट्रैफिक चल रहा है। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रैफिक कवानीन को सख्त किया जाए, उन पर सख्ती का अमल दरामद करवाया जाए और इनका कहना था कि हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और जख्मियों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। वजीर सेहत ने कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली पर तशवीश का इजहार किया और कहा कराची में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनका कहना था कि अगर इन्हें मौका मिला तो वो दूसरी बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को भी मौका देंगे ताकि अवाम को मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल सकें। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल मौजूद होना चाहिए। जैसे हम एक सिम खरीदते हैं और उसकी सर्विस पसंद ना आए तो निकाल कर फेंक देते हैं, इस तरह बिजली की कंपनी की सर्विस पसंद ना आए तो उसको छोड़कर दूसरी ले सकते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अलावा कराची में कोई ऑप्शन है ही नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिदरिन ने कहा है BNP मैंगल के मुजवज़ा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, जिन्हें चंद हालिया वाक़यात ने मज़ीद तक़वियत दी है। उनका कहना था मार्च के दौरान क़यादत की जानिब से की गई तकरीर पर हुकूमत को तशवीश है, जिसका जायज़ा लिया गया और अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। शाहिदरिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत ने अब तक सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है और मार्च के शुरा से 2 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक आने की इजाज़त दी, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं। तर्जुमान के मुताबिक सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। जो चनासे रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बज़िद हैं, मगर हुकूमत कानून के मुताबिक उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगी। उनका कहना था हम उम्मीद करते हैं मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो ज़िद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी को गोली मारकर कत्ल करने वाले डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। DIG सऊद सैयद असद रजा का कहना है कि डिफेंस CR रोड पर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्जिमान आसिफ अली और हबीब उमर जख्मी हुए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान DHA में तूबा मस्जिद के करीब अमीर सुल्तान के हालिया कत्ल में मुलव्विस थे, जिसका तीसरा साथी कासिम उर्फ मुन्ना अभी तक मफरूर है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन, कातला लड़के की मंगेतर निकली। पुलिस के मुताबिक 27 मार्च को हयाताबाद में मकतूल अबरार की लाश बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने बताया मकतूल के मंगेतर इसके दोस्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल इब्रारुल्लाह की शादी 6 अप्रैल को तय थी। पुलिस के मुताबिक लड़की इब्रार से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इसे कत्ल करवाया। ताजदारे हरम हो निगाहे करम जैसी मुतअद्दिद मारूफ कव्वालियों के सामीन को झूमने पर मजबूर कर देने वाले मारूफ और स्टाइल कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से पिछले 31 बरस बीत गए। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कव्वाली सुनने वालों में बेपनाह मकबूल थे। उनकी गाई गई कव्वालियों में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा और दीगर बेपनाह कव्वालियां मशहूर हुई।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے عالیہ فارمولا اجلاس میں پاکستان نے دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی سمیت دہشت گرد گروہوں نام نہاد بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کے ذریعے جدید اور مہلک غیر قانونی ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں پاکستانی مشن کے کونسلر سید عاطف رضا نے کہا، دہشت گرد گروپس کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالر مالیت کے غیر قانونی ہتھیار موجود ہیں جو پاکستان کی شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کو مخالف ملک کی بیرونی امداد اور مالی معاونت حاصل ہے۔ بین الاقوامی شراکت دار افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیاروں کے ذخیرے کو بازیاب کریں۔ کونسلر سید عاطف رضا نے مزید کہا، دہشت گرد گروہوں کی ان ہتھیاروں تک رسائی کو روکا جائے، غیر قانونی ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان اقوام متحدہ میں کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان انسداد منشیات کی کوششوں میں کامیاب رہا۔ اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، مزید جانتے اس رپورٹ میں۔ پاکستان 4 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کا انتخاب نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان UN مشن کے اعلامیے کے مطابق پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشغول ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کوششوں میں پیش رہا۔ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی منشیات پالیسی سے متعلق مباحثوں میں ہمیشہ فعال اور تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، بہتر یہ ہوگا ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ یہ تیز تر عمل ہے اور آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے، بنسبت اس بات کے کہ آپ کسی مصالحت کار کے ذریعے بات کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایران نے براہ راست بات چیت کا امکان مسترد کیا تھا، مگر ساتھ ہی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران امریکہ کا بالواسطہ بات چیت پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی ایٹمی منصوبے پر بات چیت کے ادوار عمان میں منعقد ہوں گے۔ اگلے 3 ہفتوں میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی جنگی جنون میں مبتلا غزہ میں صفاقیت جاری ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں 17 فلسطینیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ شمالی غزہ میں فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی۔ ادھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اسرائیلی قبضے اور جبر کے خلاف 2 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو مظالم سے نہ دبایا جائے۔ اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غیر قانونی ہے۔ روس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی علاقے پر میزائل حملہ کیا، جس میں 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 9 بچے شامل ہیں۔ رپورٹ نے بتایا روسی حملے میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بچوں کے کھیل کے میدان اور چھوٹی گلیاں روسی حملے میں نشانہ بنائی گئیں۔ ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے، روس جانتا ہے یہ توانائی کی تنصیبات ہیں۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا اس قسم کی تنصیبات کسی بھی حملے سے محفوظ رہنے چاہیے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ یہ حملہ یوکرینی اور مغربی افسران کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ بیان میں کہا کہ یہ ایک انتہائی درست نشانہ تھا۔ شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں یونٹ کمانڈرز اور مغربی انسٹرکٹرز کی میٹنگ کے مقام پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پی سی بی نے PSL کے 10ویں ایڈیشن میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نئے میچ آفیشل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے میچ میں شفافیت اور امپائر کو فیصلوں میں مدد حاصل ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نو بال DRS امپائرز کی لائیو کمیونیکیشن مختلف زاویوں سے ری پلے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے میچ اننگز کا وقت بھی براہ راست دیکھا جا سکے گا۔ PSL ایڈیشن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTA न्यूज के साथ रहिए।